तो बच्चों ये ट्रांजिस्टर के लिए चौथा लेक्चर है हम लोगों का, और इस चौथे लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर का वर्किंग एज एन एम्पलीफायर हम लोग सीखेंगे। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि एम्पलीफायर क्या होता है, तो एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एसी इनपुट अगर हम दें तो एसी आउटपुट मिलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसी इनपुट एम्पलीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब छोटा एम्पलीट्यूड का एसी इनपुट दिए तो बड़ा एम्पलीट्यूड का एसी आउटपुट हमें मिलता है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर का वर्किंग स्विच की तरह एंड साथ ही साथ ट्रांजिस्टर का वर्किंग नॉट गेट की तरह डिस्कस किए थे, और अब हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम एक NPN ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। हमेशा जैसा कि मैंने बताया भी था कि NPN ट्रांजिस्टर ही जनरली हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट डिवाइसेस की तरह ये कैसे बिहेव करता है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये क्या है, एमीटर है। ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए एमीटर को नीचे रखें ताकि इसको कॉमन हम लोग रखेंगे, और एम्पलीफायर की तरह इसका यूज पढ़ रहे हैं। सो हम लोग हमेशा अगर ट्रांजिस्टर को वर्क कराना है तो इसको इसके एक्टिव मोड में हम लोगों को वर्क कराना होगा। तो एक्टिव मोड के लिए हम इस सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो ये P टाइप है, तो P टाइप है, तो यहाँ एक हम लोग अभी सर्किट मत ड्रॉ करना, बाद में तुम कभी भी वीडियो को पॉज करके सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। सो अभी मैं इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस भी करूँगा। पहले जो पिछला वाला सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ किया था वही यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज VBB, ये ऐसे कनेक्ट किए, और यहाँ एक दिस इज RC, दिस इज RB, और यहाँ पे जो बैटरी हम लोग जोड़ते हैं, दो बैटरी हम लोग इसीलिए शो करते हैं हर बार ताकि इंश्योर कर सकें कि ये रिवर्स बायस में है। और जो आउटपुट हम लेते थे वो हम इसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, और यहाँ जो आउटपुट लेते हैं ये आउटपुट RL एक लोड रेसिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? लोड रेसिस्टेंस। तो उस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही आउटपुट नॉर्मली हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे एक लोड रेसिस्टर यहाँ कंसीडर कर लिए। दिस इज RL एंड बेसिकली दिस इज ओनली द आउटपुट वोल्टेज वी विल गेट VO। इनपुट जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं। दिस इज V इनपुट, दिस इज VCC। होप ये सर्किट याद होगा आपको, जो कि स्विच में एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम लोग पढ़े, उसमें यही सर्किट था।
यहाँ लोड रेसिस्टेंस, उसमें भी आप लोड रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आउटपुट हम लोग लेते हैं ना वो एक रेसिस्टेंस के क्रॉस लेते हैं ताकि इस रेसिस्टेंस में करंट का फ्लो होने लगे और पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलने लगे। जो यहाँ करंट का फ्लो होगा, एज वी नो दैट करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, दिस करंट इज IB, this current will be, it is IC, and this current is IE। तो ये करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में अगर ये एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है ट्रांजिस्टर। तो देखो, एक हम लोग यहां क्या पढ़ रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग एक ट्रांजिस्टर का वर्किंग एज एन एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर का वर्किंग एज एन एम्पलीफायर हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो एम्पलीफायर में होता क्या है, एसी इनपुट देंगे तो आउटपुट एसी मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीफाइड मिलेगा। जो हमारा कन्वेंशनल एसी सोर्स होते हैं वो साइनोसॉइडल बोला जाता है, साइनोसॉइडल सिग्नल देता है। साइनोसॉइडल सिग्नल मतलब इट इज इस तरह का सिग्नल देता है, इस तरह का वोल्टेज इनपुट होता है जो कि ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। लेकिन यहाँ इस सर्किट में अगर हम देखें तो यहाँ तो कोई भी एसी इनपुट में तो कोई इस एसी इनपुट है ही नहीं। ये वीबी है भी तो ये डीसी इनपुट है। यहाँ वीसीसी भी अप्लाई किया, कहीं भी एसी का कोई नामो निशान इस सर्किट में नहीं है। तो भाई कैसे इसको हम लोग एम्पलीफायर बोलेंगे, तो हम यहां बोलते हैं कि ये जो सर्किट है जो एक्टिव मोड में है, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई थी। स्विच की तरह जब एक ट्रांजिस्टर वर्क करता था, देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ किया था, और वहां मैंने बताया था कि पहले जब लो इनपुट रहेगा तो आउटपुट हाई रहेगा, फिर ये ऑलमोस्ट लीनियरली चेंज होता है एंड फाइनली कांस्टेंट हो जाता है। और इसमें ये जो रीजन है, दिस इज कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन है ये जो है इट इज एक्टिव रीजन, एंड इसके आगे सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो जानते हो इस सर्किट में हम लोग सबसे पहले इस सर्किट में ये जो डीसी वोल्टेज है VBB, ये सेट करेंगे हम लोग, इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो सर्किट है समवेयर बिटवीन इन दिस एक्टिव रीजन के मिड में कहीं, समवेयर इन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली मिड में कहीं वर्क करे ये सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इवन ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सिस्टम पॉज करके और आगे लिखिए। We fix the value of DC VBB, DC VBB, DC VBB such that the given transistor circuit, the given transistor circuit works somewhere in the middle of the active region, somewhere in the middle of the active region, somewhere in the middle of the active region। हम लोग इस VBB का ऐसा वैल्यू सेट करते हैं ताकि ये ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव रीजन के मिड में कहीं समवेयर
मिड में, लेट्स से ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क कर रहा है। जानते हो जब VBB फिक्स कर देंगे, तो VBB फिक्स कर देंगे तो IB बोलो, ये ट्रांजिस्टर पहले तो ये बताओ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्टिव है कि नहीं है। नेचुरली ये एक्टिव है। IB बोलो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, IB कांस्टेंट है, IC कांस्टेंट होगा, IE कांस्टेंट होगा, सारे वैल्यूज कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे, कोई बदलाव इस ट्रांजिस्टर में नहीं हो रहा है। अब देखो, अब यहां एक सीरीज में AC इनपुट दे रहे हैं, दिस इज VS, इसको हम यहाँ ऐसे शो कर दे रहे हैं, जो कि बताएगा, छोटा सा, जो कि बताएगा कि ये AC वोल्टेज है। देखो जो NCERT बुक है आपकी, उसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देखेंगे तो सर्किट देखेंगे तो उसमें ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि सीरीज में, पढ़ेंगे उसमें आगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो आगे लिखा है कि सीरीज में सोर्स VS, AC सोर्स VS इज बीइंग कनेक्टेड, या दिस AC सोर्स इज बीइंग सुपर इम्पोज्ड ओवर DC VBB, ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो एक्चुअली वो सर्किट वहां गलत ड्रॉ हो गया है, सही सर्किट ये है। तो यहां कर क्या रहे हैं हम लोग, इस कांस्टेंट DC VBB पे VS, एक AC सोर्स, वोल्टेज सोर्स, यहां हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। DC VBB कांस्टेंट के साथ एक AC सोर्स वोल्टेज, सोर्स ऑफ वोल्टेज VS को कनेक्ट कर रहे हैं, या हम इसको साइंटिफिकली ये बोलेंगे कि DC VBB पे एक AC सिग्नल VS को सुपर इंपोज कर रहे हैं। किसको सुपर इंपोज कर रहे हैं? VS को, जो कि कैसा है नेचर में? AC। VBB क्या है? DC। तो DC VBB पे जो कि कांस्टेंट है, उस पे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज VS सुपर इंपोज कर रहे हैं। इसको भी लिख लीजिए। Now in the circuit, an AC voltage source is connected in series with VBB, with the DC VBB, that is an AC signal VS, is being superimposed on or over the constant DC voltage VBB, constant DC voltage VBB। इसको कनेक्ट करने के पहले बेटा बताओ, IB कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? कांस्टेंट था। IC कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? मतलब इनपुट करंट कांस्टेंट था, आउटपुट करंट भी कांस्टेंट था। ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, तो नेचुरली IE भी कांस्टेंट था। अब अगर ये AC सिग्नल को सुपर इंपोज किए, तो ये AC सिग्नल क्या करेगा? अब इस IB कांस्टेंट करंट पे एक साइनसॉइडल करंट सुपर इंपोज करेगा। वो सोर्स भी तो करंट कंट्रीब्यूट करेगा अपने वोल्टेज की वजह से, और वो करंट जैसा सोर्स वैसा करंट। तो पहले DC सोर्स था तो DC करंट था, DC कांस्टेंट सोर्स था तो कांस्टेंट करंट IB था, इनपुट करंट। अब एक AC सोर्स आ गया तो AC सोर्स सुपर इंपोज हुआ, तो उस DC करंट पे, कांस्टेंट करंट पे एक AC साइनसॉइडल AC करंट सुपर इंपोज हो जाएगा। लिखिए सो, उसी में आगे लिखिए सो द कांस्टेंट DC करंट IB is being superimposed
by is being superimposed by a sinusoidal alternating current contributed by the AC source Vs, अब देखो इस इनपुट सर्किट में तो क्या कहानी है ये हम लोग डिस्कस कर लिए, इधर आउटपुट सर्किट में भी तो कुछ कहानी में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो होगा क्या, ये IC पहले करंट कांस्टेंट था कब, जब Vs नहीं सुपर इंपोज किया गया था। Vs से सुपर इंपोज करते ही IB साइनोसॉइडली वैरी किया, जिसकी वजह से IC भी जो कांस्टेंट था उस पे एक साइनोसॉइडल AC करंट सुपर इंपोज हो जाएगा। लिखिए hence in output circuit, that is collector side, the output constant current IC is being superimposed by a sinusoidal alternating current, and hence the output voltage starts varying sinusoidally, along with respect to its constant value, when Vs was not connected at the input side, when Vs was not connected at कौन सा साइड, इनपुट साइड। फिर से बच्चों एक बार समझा देता हूं मैं मैंने पहले क्या बोला कि Vs कनेक्टेड नहीं है, ये सर्किट है, वही सर्किट है जो स्विच की तरह या नॉट गेट की तरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस सर्किट में एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था, जिसमें 3 रीजन्स थे, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में हम बोलते थे कि ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ है, सैचुरेशन रीजन में ये ऑन है, एक्टिव रीजन में लीनियर वेरिएशन होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो यहां बोला गया कि ये जो VB वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, इसको ऐसा फिक्स किए ताकि ये ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव मोड के, एक्टिव रीजन के बिल्कुल मिड में या अप्रोक्सीमेटली मिड में समवेयर वर्क करे। तो जब ये वर्क करेगा अपने मिड में, तो यहां इस कांस्टेंट VBB के लिए IB कांस्टेंट होगा, IC कांस्टेंट होगा। IE से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्या रिलेशन है IE IB में, तो अगर IB और IC कांस्टेंट है तो IE भी जरूर कांस्टेंट होगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा। कब, जब Vs नहीं अप्लाई किया गया, यहां नहीं कनेक्ट किया गया। Vs कैसा है सोर्स, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। अब जैसे ही एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहां कनेक्ट किया गया, तो हम इसको बोलेंगे कि जो कांस्टेंट VBB था जो फिक्स किए थे, उस पे हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को सुपर इंपोज कर दिए, जिसकी वजह से कांस्टेंट करंट जो IB था इनपुट करंट, उस पे एक ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट सुपर इंपोज हो गया। अब इस ऑल्टरनेटिंग सुपर इंपोज करंट सुपर इंपोज होने की वजह से इनपुट करंट पे आउटपुट करंट में भी एक ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल चेंजेस आने लगेंगे कांस्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और उसकी वजह से ये आउटपुट वोल्टेज भी जो कांस्टेंट था, अब उस कांस्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिवली क्या होने लगेगा,
चेंज होने लगेगा, मतलब एसी आउटपुट मिलेगा। सो यहां एक एसी इनपुट जब चेंज किए, रखे, कनेक्ट किए, तो यहां एक एसी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। अब इसी को समझना है कि कैसे ये एम्पलीफाई होके मिलता है। तो हम लोगों ने इस सर्किट में एक इक्वेशन लिखा था, याद हो तो बी से बी तक चले थे। इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं। सो ये देखो वी बी बी है। पहले हम लोग यहां कंसीडर कर रहे हैं कि व्हेन वी एस, जो कि वी एस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये मतलब तब हम लोगों ने लिया है जब सोर्स कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर सोर्स कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करता, इफ सोर्स इज नॉट अप्लाइंग एनी वोल्टेज, तो इस सर्किट में ये जो VBB है, VBB इज इक्वल टू, इट इज VBE प्लस IB RB होगा। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था। साथ ही साथ अगर हम आउटपुट वोल्टेज पे जब Vs 0 है, अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन होगा, इट इज, जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC, या हम लोग इसको लिख सकते हैं VCC इज इक्वल टू VCE प्लस IC इंटू RC। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको ट्रांसफर कर लिए हैं। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस कब लिखे? जब ये VBB फिक्स था, VS अप्लाई नहीं किया गया था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर ऐसा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, तो इन इक्वेशंस को लिखते वक्त देखो, बार बार मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसको नहीं अप्लाई किया गया है, अभी VS नहीं अप्लाई किया गया है, लिखा भी है। ये तभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है जब VS क्या है, 0 है, मतलब यहां कोई भी AC वेरिएशन नहीं कनेक्ट किया गया है, या इसको नहीं कनेक्ट किया गया है, कोई भी AC इनपुट अप्लाई नहीं किया जा रहा है इनपुट साइड में। तो जानते हो यहां अगर अब VS अगर अप्लाई करें, अगर VS को अप्लाई करेंगे, अगर मतलब कहने का यह है कि अगर VS 0 नहीं है, अगर VS 0 नहीं है तो क्या होगा? अब IB चेंज होगा, तो IB चेंज होगा, IB चेंज होगा, तो उसकी अब क्या हो रहा है, VBB पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? अब लिखेंगे इफ या व्हेन, फिर से सेकेंड पॉइंट है, व्हेन VS इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये VBB के साथ जरूर VS ऐड हो जाएगा, और ये क्या इक्वेशन आएगा, VBE प्लस IB RB, तो पहले था ही, और अब क्या आएगा, इट इज IB में चेंज। तो IB में चेंज कितना होगा? तो IB में चेंज डेल्टा IB होगा, डेल्टा IB। देखो क्या अप्लाई किए, VS, तो डेल्टा IB, और डेल्टा IB रेसिस्टेंस कौन कौन सा है, RB प्लस स्मॉल r, और स्मॉल r है ये इनपुट रेसिस्टेंस। किसका इनपुट रेसिस्टेंस है भाई? ये जंक्शन का इनपुट रेसिस्टेंस है। चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हो, ये RI अपने आप में बहुत कम होगा, अपने आप में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ये जंक्शन है, इसलिए RI इनपुट रेसिस्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कि ये बहुत ही कम होगा। अब अगर इसमें VBB की जगह यहां से वैल्यू रख दें, तो ये कितना आएगा, VBE प्लस IB RB प्लस VS इज इक्वल टू, दिस इज VBE
प्लस IB RB प्लस डेल्टा IB, दिस इज RB प्लस RI। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो VS नाउ कैन बी रिटन एज, तो VS इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB प्लस RI। ये डेल्टा IB इज इक्वल टू RB प्लस RI हम लोगों ने लिखा। इवन इसको हम लोग इसी इक्वेशन को डेल्टा IB इज इक्वल टू RB प्लस RI की जगह हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, मिटा ही देते हैं। ये E था, इस इक्वेशन को हम लोग फाइनली लिख रहे हैं। सो VS नाउ कैन बी रिटन एज, इट इज डेल्टा IB चेंज इन बेस करंट, ऑल्टरनेटिवली ये चेंज होता है, दिस इज RB प्लस RI एंड दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा IB स्मॉल r लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन हम लोगों ने फाइनली लिख लिया। अब देखो यहां तक इस इक्वेशन को लिख लेने के बाद देखो कैसे लिखा हम लोगों ने ये इक्वेशन। पहले क्या कंसीडर किया बेटा, VS को क्या लिखे, 0 लिखे। जब VS 0 होगा तो VBB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE, ये हम लोगों ने लिखा। तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा, यहां से यहां तक का VCE है, VCE ही आउटपुट होता है, तो VCE इज इक्वल टू, इट इज VCE ही आउटपुट होता है, ध्यान रखना। तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRC के बराबर होगा। अब ये तो तब है जब VS का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। लेकिन अगर VS का वैल्यू 0 है, तो VS का वैल्यू अगर 0 है, 0 नहीं है, तो VBB प्लस क्या VS क्या हुआ, सुपर इंपोज हुआ VBB के पे क्या, AC इनपुट, और ये VBE प्लस IB RB ये तो है ही, और इसमें IB में जो चेंज हुआ डेल्टा IB और टोटल रेसिस्टेंस जो इनपुट सर्किट में है, तो RB तो एक्सटर्नली जोड़े हैं RB को, और RI है इंटरनल रेसिस्टेंस। जंक्शन का भी थोड़ा बहुत इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये लगभग वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, कंसीडर कर भी सकते हैं नहीं भी। तो फाइनली हम लोगों ने इसको हमने मान लिया क्या, R। ये इनपुट सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू है। ये तो इनपुट साइड में हम लोगों ने लिखा। अब आउटपुट साइड में अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, तो मैं थोड़ा यहां पे इरेज कर रहा हूं, ये आप पहले से नोट कर चुके होंगे। तो यहां जो VCE है, दिस इज VCC या VCE, तो VCC ही लिखते हैं। VCC जो इक्वेशन लिखे हैं सेकेंड, इट इज VCE प्लस ICRC। बताओ VCC जब VSS अप्लाई नहीं किए थे उस समय कांस्टेंट था, ये कब इक्वेशन लिखे हैं, तब जब VS अप्लाई नहीं हुआ था। तो अब इसमें चेंज लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, तो डेल्टा ऑफ VCC इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ VCE प्लस डेल्टा ऑफ IC इंटू RC। डेल्टा ऑफ IC इंटू RC, एक्चुअली ये डेल्टा ऑफ IC इंटू RC ना लिख करके यहां RL लिख लें। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट VCE में चेंज है। किस में चेंज है, VCE में चेंज है। तो ये ICRC पहले से तो ये कांस्टेंट था, जैसे ही साइनसॉइडल वेरिएशन होगा तो लोड रेसिस्टेंस में जो भी करंट का फ्लो हो रहा होगा उसमें आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय RL
यही चेंज इन आउटपुट होगा, और जो कि ऑल्टरनेटिव इन नेचर होगा, तो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। तो यहां पे डेल्टा VCC 0 होगा। क्यों डेल्टा VCC 0 क्यों होगा? तो लिख लेंगे बिकॉज VCC क्या है? कांस्टेंट है। तो जानते हो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा डेल्टा ऑफ VCE इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा IC इंटू RL, माइनस ऑफ डेल्टा IC इंटू RL। ये जानते हो डेल्टा VCE क्या है? दैट इज आउटपुट, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे? डेल्टा V0। तो दिस ओनली कैन बी रिटन एज डेल्टा V0 इज इक्वल टू डेल्टा VCE इज इक्वल टू डेल्टा IC इंटू RL। ये एक इक्वेशन है, दिस इज RL। और ये जानते हो VS यही इनपुट वोल्टेज है, तो डेल्टा ऑफ VI इज इक्वल टू VS एंड दैट इज इक्वल टू कितना? डेल्टा ऑफ IB मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बेटा, इट इज स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इनपुट रेसिस्टेंस है। अब देखो अगर आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस हमें मिल गए, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन यहां लिख लेते हैं, वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा V0 डिवाइडेड बाय डेल्टा VI। वैल्यू लिखें, सो डेल्टा V0 बाय डेल्टा VI, सो यहां से डेल्टा IC बाय डेल्टा IC बाय डेल्टा IB मल्टीप्लाइड बाय RL अपॉन स्मॉल r। देखो स्मॉल r वैसे ही छोटा होगा, RL एक लोड रेसिस्टर है क्योंकि यहां हम लोग ले रहे हैं, सो ये बड़ा होगा। ये जो है एक से बहुत बड़ा है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज करंट गेन, और AC करंट गेन बीटा AC एंड इट इज RL डिवाइडेड बाय क्या? R। ये AB है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि बीटा AC जो है, बीटा AC एक से बहुत बड़ा होता है। बीटा AC या सिर्फ बीटा भी लिख सकते हो। बीटा AC इज इक्वल टू बीटा DC होता है, या इसको सिर्फ क्या लिख लेते हैं? बीटा। क्यों? क्योंकि लगभग ये दोनों बराबर होते हैं, तो बीटा AC बराबर बीटा DC बराबर बीटा लिख लेते हो। सिर्फ बीटा भी यहां लिख सकते हैं। तो ये और वोल्टेज गेन मिला, तो वोल्टेज गेन मिला, और यहां पे अगर हम देखें तो एक साइन का भी फर्क, यहां साइन में मैंने छोड़ दिया है, यहां माइनस साइन है, इसको याद रखना है। इट इज डेल्टा VCE इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस साइन अगर हम लें तो यहां पे इट इज माइनस साइन आएगा, यहां भी एक माइनस साइन आएगा, और ये जो वैल्यू है डेफिनेटली इट इज फार ग्रेटर देन 1 होगा, बहुत ज्यादा होगा 1 के कंपैरिजन में। सो वोल्टेज गेन हुआ, और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गेन है, क्योंकि चेंज इन वोल्टेज ये कैसा होगा? ये नेचर में कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग होगा। चेंज इन इनपुट वोल्टेज ये भी कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग होगा। इसमें गेन हमने निकाला, तो बीटा AC यहां लिख भी रहे, इसीलिए इसका नाम बीटा AC है, ऑल्टरनेटिंग चेंज है। तो इट इज बीटा AC डेल्टा डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो ये बीटा AC हो गया, और ये माइनस साइन एक आ रहा है। जानते हो ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन ये बताता है कि जो वोल्टेज में गेन हो रहा है, या जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट AC अप्लाई किए और जो आउटपुट AC मिला, इन दोनों में फेज का नेगेटिव का मतलब, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट क्या मिलेगा?
पॉजिटिव मिलेगा। मतलब दोनों में फेज का क्या डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस बोलेंगे दोनों अपोजिट इन फेज है या 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। इस पॉइंट को लिख लो। इन द इक्वेशन ऑफ voltage gain, in the equation of voltage gain, the negative sign explains that the negative sign explains that input alternating voltage and output alternating voltage are opposite in phases, or they are out of phases, or they are out of phases, or their phase difference is 180 degrees. Their phase difference is 180 degrees. Their phase difference is कितना डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ये सारे इक्वेशंस होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों इक्वेशंस हमने तब लिखा है जब Vs का वैल्यू कितना है, 0। ये इक्वेशन तब लिख रहे हैं जब Vs 0 नहीं है, मतलब एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ सुपर इम्पोज कर दिए VBB पे, जिसकी वजह से IB में चेंज होने लगेगा। इसको हम लोग इनपुट टोटल रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो इनपुट टोटल रेसिस्टेंस स्मॉल r, और चूंकि वो फॉरवर्ड बायस की साइड का है इसलिए ये कम होगा। और उसी तरह से यहाँ पे ये आउटपुट साइड के लिए ये इक्वेशन था कब, जबकि कोई भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई नहीं किए थे। जब अप्लाई कर दिए तो चूंकि VCC तो कांस्टेंट था, तो अगर जब इसमें चेंज देखेंगे तो चेंज 0 होगा। डिफरेंशिएट करना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना तो वो 0 आता है। तो खैर डेल्टा VCC 0 हो जाएगा चेंज, लेकिन डेल्टा VCE यही तो आउटपुट है, तो आउटपुट है तो वो कितना होगा, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा VCE, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज में चेंज, एंड डेल्टा IC जो IC कांस्टेंट था उसमें कितना करंट में चेंज हुआ वो आया मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेसिस्टेंस। तो आउटपुट रेसिस्टेंस, तो यहां से डेल्टा VCE का वैल्यू माइनस डेल्टा IC बाय RL मिला, और यही चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है। जब ये अप्लाई नहीं किए थे तब भी कुछ आउटपुट मिल रहा था, जब ये अप्लाई किए तो आउटपुट में कुछ चेंज हुआ, वही ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट होगा। तो डेल्टा V आउटपुट डेल्टा VCE इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा IC RL, और इनपुट ये है, वहां से कैलकुलेट किए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज गेन मिलता है। तो वोल्टेज गेन मिला, ये करंट गेन का वैल्यू है, एक नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखे, ये बीटा AC है, बीटा AC बीटा DC इस पर्टिकुलर सर्किट में लगभग बराबर होता है, जो कि सिर्फ करंट गेन भी बोल देते हैं। और ये AC का करंट गेन है डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। ये एक से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चेंज जो IC और IB में रिलेशन होता है, IC बहुत बड़ा होता है किससे, IB से। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू एक से ज़्यादा होता है, मतलब AB जो वोल्टेज में हुआ वो गेन हुआ, मतलब, लेकिन AC है, ये माइनस साइन बताता है कि दोनों के फेज में डिफरेंस है 180 डिग्रीज का, या अपोजिट इन फेजेस हैं या आउट ऑफ फेजेस हैं, और ये एक से ज़्यादा वैल्यू जो वोल्टेज गेन का है वो ये बताता है कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट बहुत बड़ा है, या हम लोग बोलेंगे कि आउटपुट एम्पलीफाई हो गया। लिखिए, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गेन AV is negative, but its magnitude is very large. Its magnitude is very large as compared to 1. Very large as compared to 1. That is
we conclude that output AC component of voltage is the amplified form of the input AC component of voltage, the AC input component of voltage. मैं यहाँ थोड़ा ये इक्वेशन मिटा देता हूँ, तुम लिख लिए होगे या नहीं लिखे होगे तो अपना वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। यहाँ पे अगर हम पावर गेन देखें, दिस इज पावर गेन। पावर गेन जैसा कि मैंने बताया था कि पावर गेन क्या होता है, तो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। तो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन, तो यहाँ पे AC है, बीटा AC है, तो AB इट इज माइनस ऑफ बीटा AC मल्टीप्लाइड बाय RL बाय R मल्टीप्लाइड बाय बीटा AC। सो फाइनली वी गेट इट इज माइनस ऑफ बीटा AC का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL बाय स्मॉल r। ये पावर गेन है और नेचुरली बीटा 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बीटा स्क्वायर 1 से बहुत ज़्यादा होगा। और फाइनली AP जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर भी इनपुट पावर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। देखिए आउटपुट पावर गेन AP will be very large as compared to 1, very large as compared to 1. So we conclude that output power is very large as compared to the input power in the circuit, और यही पूरा एक्सप्लेनेशन एक ट्रांजिस्टर का बिहेवियर एज एन एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करता है। होप आप सभी लोगों को ये ट्रांजिस्टर का यूज़ एज एन एम्पलीफायर समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो जहाँ जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आता है उस पॉइंट पे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको रिपीट करके एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा परसेप्शन डेवलप करना है। पहले VS नहीं था और इस VS को जो AC है, ऑल्टरनेटिंग है नेचर में, उसको यहाँ अप्लाई किए। जानते हो यहाँ पे अगर हम इनपुट वोल्टेज को शो करें तो ये कौन सा वोल्टेज है, दिस इज इनपुट वोल्टेज VS, जो कि VI, जो AC कंपोनेंट इसका हम शो कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर आउटपुट साइड में जो वोल्टेज मिला उसको ड्रॉ करें तो उसके कंपैरिजन में यहां जो आउटपुट मिलेगा, दिस इज आउटपुट, और सिर्फ AC कंपोनेंट ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सी एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। और ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये भी ये इसका एम्पलीट्यूड है, और इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है। मतलब दोनों के फेज में कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्रीज का फेज में डिफरेंस है। सो ये ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर है। थैंक यू बच्चों।